नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यानी ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हैं जो आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर कर जाते हैं ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी आपसे जीएस से सवाल पूछे जाते हैं, जीके के सवाल पूछे जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के सवाल का एक आइडिया मिल सके कि किस तरह के सवाल, किस लेवल के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पूरी डिटेल से करते हैं ताकि उस प्रश्न से रिलेटेड जो दूसरे जुड़े हुए प्रश्न हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। अच्छे से समझते हुए चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाए। ये हमारी इस सीरीज़ की 249वीं वीडियो होगी। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सीएजी को लेकर 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, सीएजी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। जो हमारी लोक लेखा समिति होती है जिससे कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी, हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। पीएसी जो होती है आमतौर पर सरकार के जो खर्चे होते हैं उनको जांच करना कि सरकार कोई फालतू खर्चा तो नहीं कर रही है, उन सबकी जांच करने वाली एक संसदीय समिति होती है। जो पीएसी है ये बेसिकली सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। सीएजी पहले जांच करता है सरकार की, फिर उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है या नहीं है वो पीएसी जांच करती है। ठीक है, जो सीएजी होता है क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर पीएसी जांच करती है यानी सीएजी मदद करता है पीएसी की जांच में, वही तो इसके पास रिपोर्ट लेकर आता है। इसीलिए सीएजी को पीएसी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता भी है आपसे कि लोक लेखा समिति के मित्र के तौर पर कौन कार्य करता है, आप कहते हैं सीएजी। ठीक है, तो सीएजी इसकी बैठकों में भाग भी ले सकता है और उसके मित्र के तौर पे, दार्शनिक के तौर पे, मार्गदर्शक के तौर पे काम करता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, सीएजी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, एकमात्र गैर संसदीय सदस्य जो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल सकता है वो होता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। सीएजी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों में भाग ले। दूसरा वाला आपका गलत है। तीसरा, सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहविस्तृत है, यानी सीएजी का जो अधिकार क्षेत्र होता है, जुरिडिक्शन होता है, वो क्या केवल संघ सरकार के साथ है या वो राज्य सरकारों की भी जांच कर सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों में जो सरकारें हैं उनकी कर सकता है। इसका केवल संघ सरकार के साथ नहीं होता, ये केंद्र सरकार की भी जो लेख हैं उनकी जांच कर सकता है, राज्यों की जांच कर सकता है। इसके अलावा ऐसे संस्थाएं जिनको सरकार के द्वारा फंड मिलता है उनकी जांच भी ये कर सकता है। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है। आपको पूछा है कौन सा सही है, केवल पहला सही है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको देखिए। पहला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को लोक लेखा समिति यानी पीएसी का मित्र कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं और मार्गदर्शक कहते हैं। यही हमने ऊपर देखा और इसीलिए पीएसी की बैठकों में भाग लेता है सीएजी। सीएजी पीएसी की बैठकों में भाग ले सकता है और समिति को अपनी रिपोर्टों की जांच करने में मदद करता है। यही हमने समझा। सीएजी की अधिकारिता यानी उसका जो जुरिडिक्शन क्षेत्र होता है वो न केवल संघ सरकार तक सीमित है बल्कि इसमें राज्य सरकारें और केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा जो वित्त पोषित या नियंत्रित निकाय हैं, प्राधिकरण हैं, वो भी शामिल है। यानी ऐसे संस्थान जिनको सरकारी पैसा मिलता है वहां भी जांच कर सकता है सीएजी। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य नहीं है, यानी सीएजी का काम इनमें से क्या नहीं है। देखिए, सीएजी को लेकर आपसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। जो अब नया पैटर्न है आपका, जैसे सवाल आपसे बनते हैं कि वो एक कॉमन सा ही टॉपिक उठाएगा जैसे सीएजी, लेकिन उससे कोई वो नया कॉन्सेप्ट या नया फैक्ट आपसे पूछेगा।
सीएजी के बारे में ये क्या करता है, कौन इसकी रिपोर्ट की जांच करता है, किसका मार्गदर्शक है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, वो सारे बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब इसका कार्य आपसे एक पेपर में पूछा गया। चलिए देखते हैं सीएजी का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। पहला, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र सरकार के लेन देनों की जांच करना, उनकी लेखा परीक्षा करना, क्या ये इसका काम है? बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के जो आकस्मिक निधियां होती हैं या जो संचित निधियां होती हैं, उनकी जांच करना कि सरकार वहां से फालतू खर्चा तो नहीं कर रही है, या सरकार ने अगर किसी को पैसा दिया है तो वो गलत तरीके से तो नहीं दिया है या गलत चीज़ के लिए तो नहीं दिया है। तो पहला सही है। रक्षा लेखाओं का संकलन करना, रक्षा के ऊपर जो खर्च हो रहा है क्या उनको संकलित करने का काम सीएजी का होता है? ये वाला आपका गलत होगा। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक होता है लेखा परीक्षा, ठीक है, दूसरा होता है लेखा संकलन। एक को कहते हैं ऑडिटिंग, एक को कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में परीक्षण और संकलन की बात करें, जो संकलन का काम है, संकलन यानी कि जिसमें आप दर्ज करते हैं कि इतना पैसा यहां खर्च हुआ, इतना पैसा यहां पे खर्च हुआ। अकाउंटिंग का जो काम है, हिसाब किताब रखने का जो काम है, वो करता है केंद्र स्तर पर सीजीए। सीजीए सीएजी से अलग होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसको कहते हैं। तो जो भी सरकार, केंद्र सरकार खर्च करती है, उसको दर्ज करना, उसका पूरा हिसाब किताब रखने का काम सीजीए करता है, ना कि सीएजी करता है, ठीक है। रक्षा लेखाओं का संकलन का काम भी कौन करेगा? सीजीए करेगा, ठीक है। देखिए, बेसिकली 1976 से पहले दोनों काम, दर्ज करने का भी और जो दर्ज किया है यानी जो हिसाब किताब की पुस्तक है उसकी जांच करने का काम भी सीएजी करता था, ठीक है। 1976 में इसका काम केवल जांच करना है, दर्ज करने का काम के लिए सीजीए यहां पर बनाया गया। तो इसको आपने एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या काम सीजी का नहीं है, वो ये वाला है, ठीक है। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना बिल्कुल सही है। संकलन नहीं करेगा, लेखा परीक्षण करेगा, ठीक है। यानी उनको हिसाब किताब दर्ज नहीं करेगा। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो हिसाब किताब की कॉपी है, पहले इसका काम था कॉपी भी तैयार करेगा और फिर देखेगा भी कि हिसाब में गड़बड़ तो नहीं है। अब ये केवल ये देखेगा कि हिसाब में गड़बड़ है या नहीं। कॉपी तैयार करने का काम सीजीए करता है। राज्य के लेखाओं का संकलन करना, ये काम अभी भी सीएजी करता है, ये वाला सही है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार के जो खर्चे हैं उनको संकलित करने का काम सीजीए करता है और उनकी जांच करने का काम सीएजी करता है। लेकिन राज्य स्तर पर दोनों काम अभी भी सीएजी ही करता है। तो ये वाला भी सही है, ठीक है। आपका केवल बी वाला गलत था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसको लेकर देखिए। सीएजी अब रक्षा लेखाओं का संकलन यानी कंपाइलेशन नहीं करता। रक्षा मंत्रालय में यह कार्य अब महालेखा नियंत्रक करता है, जिसे हम इंग्लिश में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए के नाम से जानते हैं, ठीक है। सीएजी केवल रक्षा लेखाओं का लेखा परीक्षा करता है, संकलित करने का काम ये करेगा, जांच करने का काम सीएजी करेगा, ठीक है। आकस्मिक निधियों, लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र सरकार के लेन देनों की जांच, उनकी लेखा परीक्षण का काम सीएजी का मेन काम है। इसके अलावा भारत की संचित निधि जो होती है, कंसोलिडेट ऑफ फंड जो है भारत का, इसके अलावा जो आकस्मिक निधि है और जो पब्लिक अकाउंट्स हमारे होते हैं सरकार के, दोनों केंद्र और राज्य स्तर पर सभी व्ययों की लेखा परीक्षा का काम कौन करता है? सीएजी करता है। सीएजी उन सभी निकायों, प्राधिकरणों के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा करता है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से पैसा मिलता है। सीएजी राज्यों के लेखाओं का संकलन और रख रखाव यानी उनकी संकलन भी करेगा, किताब भी बनाएगा और जांच भी करेगा, ठीक है। एक नोट है इसको लेकर, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार के स्तर पर सीएजी को 1976 में संकलन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। यह कार्य अब सीजीए करता है, लेकिन राज्यों के लिए यह कार्य अभी भी सीएजी के पास है। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो इस सवाल के साथ अब क्लियर हुआ होगा। अगला, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत होती है, जिसके माध्यम से संसद में विभागीय आधारित समितियां बननी शुरू हुई, ये होती है 1993 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
कई बार ये सवाल ऐसे भी बनता है, यहाँ पे तो था कि नई संसदीय समिति प्रणाली कब शुरू हुई, आप कहेंगे 1993। सवाल आएगा विभाग संबंधी स्थायी समितियां कब बनी, तो भी आप 1993 करेंगे। बेसिकली ये जो नई प्रणाली थी, इसके माध्यम से विभागीय स्तर पर यानी प्रत्येक विभाग से संबंधित एक स्थायी समिति बनाने का प्रावधान किया गया। कब से? 1993 से। कितनी विभागीय समितियां बनी थी? क्वेश्चन बनता है विभागीय समितियों की संख्या बताइए। जो विभागीय समितियां बनी थी 1993 में, इनकी संख्या 17 थी। 2004 में इनकी संख्या हो गई 24। वर्तमान में हमारी संसद में विभागीय समितियों की संख्या कितनी है? 24 है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। इन 24 में से 16 समितियां लोकसभा के अंदर आती हैं और 8 समितियों का संबंध राज्यसभा से है, यानी यहां पर भी 2:1 का अनुपात जो आमतौर पर होता है, ठीक है। तो 16 है लोकसभा के पास और 8 समितियां राज्यसभा में। ये होती क्या है? भारत में नई संसदीय विभागीय संबंधी जो स्थायी समितियां हैं, इनकी शुरुआत 1993 में होती है। शुरुआत में 17 विभाग संबंधी स्थायी समिति बनी थी, 1993 में ये बनी थी। 2004 में इनकी संख्या 24 हो गई। पूछेगा लोकसभा की कितनी है, आप कहेंगे 16। राज्यसभा की कितनी है, आप कहेंगे 8। ये संख्या ऐसे नहीं पूछी जाती कि आपको पूछेगा बताओ लोकसभा की। ऐसा पूछा जाता है कि विभागीय समितियों में से कितनी समिति के अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा निर्धारित होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो उन समितियों के जो लोकसभा से जुड़ी हैं, यानी कि 16, ठीक है। अगला, विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, जब कोई विधेयक आता है संसद में, अगर वो पारित नहीं होता है तो उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है, यानी प्रवर समितियों के पास। ये जो सेलेक्ट कमेटियां होती हैं, इसमें निश्चित संख्या नहीं होती है सदस्यों की। बिल कैसा है, उस पर विवाद कैसा है, दोनों जो पक्ष हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों मिलकर के जो तय करें, उतने सदस्य इसमें होते हैं। निश्चित आंकड़ा नहीं होता, ठीक है। प्रवर समिति किसी विशिष्ट विधेयक पर विचार करने के लिए बनाई गई एक तदर्थ समिति यानी टेम्पररी समिति होती है, ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या और उनके नाम का निर्णय सदन के द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाता है। कोई निश्चित अधिकतम संख्या इसमें निर्धारित नहीं होती। यह सदन के प्रस्ताव पर निर्भर करता है, जिसे दोनों पक्ष मिलकर तैयार करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रमुख मीमांसा यानी प्रमुख दर्शन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक क्या वादरायण है? पहला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। जो उत्तर मीमांसा है, इसके प्रवर्तक कौन है? वादरायण, ठीक है। जो मीमांसा है, जिसे पूर्वी मीमांसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक जैमिनी है, बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है, गलत होगा। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं हमारा, वे गौतम मुनि हैं, गौतम ऋषि हैं, ठीक है। जो कपिल मुनि हैं, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित संगठनों और उनके स्थापना वर्षों का सही मिलान करें। एक तरफ आपको संगठनों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना का वर्ष। देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है, एपेक जो था, 21 वर्ष में बना था। एपेक की स्थापना होती है 1989 में, यानी कि पहले का आंसर होगा 4। एपेक को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में बनाया गया था, ठीक है। जो सार्क है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना ढाका में होती है, बांग्लादेश में 1985 में, यानी दूसरे का आंसर हो जाएगा 3। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, आसियान हम जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक में होती है, 1967 में इसे बनाया गया था, यानी तीसरे का हो जाएगा 2। और अंत में आता है ओपेक, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, ये 1960 में बना था, यानी कि 1। 4, 3, 2, 1 हमारा सही विकल्प है, जो ऑप्शन ए में है, ठीक है। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के द्वारा आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, तो निर्मित मैदान क्या कहलाता है? देखिए, जब नदियां बहते बहते अपने सबसे निचले स्तर को प्राप्त कर लेती हैं, यानी समुद्र तल के बराबर वो गहरी हो जाती हैं, इसके बाद वो मिट्टी का कटान करना बंद कर देती है, मिट्टी का जमाव शुरू कर देती है। इस वजह से जो मैदान बनते हैं, यानी मिट्टी जमा करने से ये बनते हैं, ऐसे मैदानों को संप्राय मैदान कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, संप्राय मैदान किस प्रोसेस से बनते हैं? तो जब नदियां मिट्टी का कटाव करना बंद कर देती है, मिट्टी का जमाव करना शुरू करती है, तब बनते हैं, ठीक है।
जब नदी बहते बहते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाए, समुद्र के तल पर बराबर हो जाती है, तो वह मिट्टी और रेत को काटने के बजाय जमा करने लगती है। इससे बनने वाला चपटा और उपजाऊ मैदान संप्राय मैदान कहलाता है। ये मैदान नदियों के किनारे हमें मिलते हैं, जैसे गंगा का विशाल मैदान। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का नाम पेंजिया था। देखिए, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसे 1912 में एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। कई बार पूछा गया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर इस सिद्धांत में कहता है कि पृथ्वी पर पहले एक बहुत ही बड़ा विशाल भूखंड था, यानी एक सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, और इसका नाम क्या उसने दिया? पेंजिया महाद्वीप दिया। ठीक है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। अगला, जब पेंजिया का विखंडन होना शुरू हुआ तो इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहा गया, और दोनों के मध्य में पैंथलासा नामक सागर का विकास हुआ। देखिए, जो विशाल भूखंड था, जब ये टूटना शुरू हुआ तो इसके उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। पूछा जाता है कि आज के जो महाद्वीप हैं या आज के जो प्रमुख देश हैं वे किस लैंड का हिस्सा थे? जैसे भारत किसका हिस्सा था? अंगारा लैंड का। ठीक है, तो जो पेंजिया महाद्वीप था वो दो विशाल भूखंडों में टूटा, जिसमें उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया, दक्षिणी भूभाग को गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसे पैंथलासा नहीं टेथिस सागर कहा गया। इसे ध्यान रखना, दोनों लैंड के बीच में जो सागर बना उसे टेथिस सागर कहा गया। पैंथलासा क्या था? पैंथलासा पहले वाले विकल्प में अगर आप इसको समझेंगे अच्छे से, जो बड़ा सा विशाल भूखंड था जिसका नाम पेंजिया था, इसके चारों ओर पानी था, उसको कहा जाता था पैंथलासा। ठीक है, भारत, श्रीलंका, मालदीव समेत पूरा एशिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अभी हमने देखा कि भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। क्या पूरा का पूरा एशिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था? ये वाला गलत होगा। देखिए, दो प्रमुख लैंड बने थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो पूरा एशिया था भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर वो अंगारा लैंड का हिस्सा था, जिसमें आपका चाइना, जापान ऐसे देश शामिल हैं। ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है जिसमें भारत हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कई बार मालदीव को इसमें शामिल कर लिया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, तो यह भी गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन सी। जो आपके कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट से माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो हमने समझा उसी को थ्योरेटिकल देखिए। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, इसके प्रणेता थे एल्फ्रेड वेगनर। इसने 1912 में यह सिद्धांत दिया और 1924 में इसका संशोधित रूप दिया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग से पहले सभी विशाल भूखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा गया, यानी एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे कहा गया पेंजिया। ये चारों तरफ एक विशाल महासागर से घिरा था जिसे पैंथलासा कहा गया। लगभग 30 करोड़ साल पहले पेंजिया का विखंडन होना शुरू हुआ। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों भूखंडों के बीच में टेथिस सागर का निर्माण हुआ। जहां पर आज माउंट एवरेस्ट है वहां पर पहले टेथिस सागर था। ठीक है, लगभग 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना और अंगारा लैंड का विखंडन शुरू हुआ, जिससे वर्तमान महाद्वीपों की रचना हुई। जो अंगारा लैंड था, इससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीप भी इसी से बना, भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर। साथ में ग्रीनलैंड भी अंगारा लैंड का हिस्सा था। जो गोंडवाना लैंड था, इससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये सारे शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप इस वाले से बने। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा वाला सही है? देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, क्या ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? पहला बिल्कुल सही है। इस पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। 1994 से मॉन्ट्रियल समझौता लागू हुआ, गलत होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 से लागू है। ठीक है, आपको पूछा है कौन सा सही है, पहला और दूसरा, ऑप्शन ए आपका सही है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है। 16 सितंबर 1987 में इस पर हस्ताक्षर किए सभी देशों ने, इसीलिए 16 सितंबर को हर साल ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है,
ये लागू हुआ 1989 से। 1994 में 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा, ये घोषित किया गया था। ठीक है, 1994 में किया गया था ये घोषणा कि हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाएंगे। पहला ओजोन संरक्षण दिवस 1995 में मनाया गया था, 16 सितंबर में, घोषित 94 में हुआ। ठीक है, अगला 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, 1932 में पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य में। इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी जाती है, जिसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब क्या था पूना पैक्ट, क्यों हुआ, क्या इसका बैकग्राउंड है और क्यों बना हरिजन सेवक संघ, उसके बारे में जानिए। देखिए, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा ये करी जाती है 1932 में। पूरा घटनाक्रम है, सही से समझिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो सांप्रदायिक पंचाट थी, इसकी घोषणा करता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड। कब करता है? 16 अगस्त 1932 को। बेसिकली इसके तहत अनुसूचित जाति और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन घोषित किया गया। जैसे मॉर्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया गया था, यानी वोट देने वाले भी मुस्लिम होंगे और जो खड़े होंगे उम्मीदवार वो भी मुस्लिम। ऐसा ही अंग्रेजों ने 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करी, जिसके माध्यम से दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी। ठीक है, इसके तहत 71 सीटें दलितों के लिए प्रांतीय सभाओं में सुरक्षित कर ली गई, यानी इन 71 सीटों पर वोट देने का अधिकार भी केवल इन्हीं वर्गों को होगा और उम्मीदवार भी इन्हीं वर्गों के होंगे। ठीक है, इस घोषणा से महात्मा गांधी काफी आहत थे, क्योंकि वे हिंदुओं से अलग नहीं देखते थे इन वर्गों को। तो महात्मा गांधी ने उस समय 1932 के दौरान पुणे में यरवदा जेल में वे बंद थे। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन की शुरुआत कर दी इस सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के खिलाफ। ठीक है, अंत में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, क्योंकि पूना में यरवदा जेल में महात्मा गांधी थे, वहां पर जाते हैं BR अम्बेडकर और गांधी जी के साथ ये समझौता होता है। इसका कारण क्या था? तो सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा इस समझौते का मुख्य कारण था। यह समझौता किस किस के मध्य में हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में। इस समझौते को करवाने में इंपॉर्टेंट योगदान किसका था? तो मदन मोहन मालवीय का, राजेंद्र प्रसाद का, तेज प्रताप सप्रू या तेज बहादुर सप्रू का और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। ठीक है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए, किस किस के बीच हुआ, यह पूछा जाता है। सहयोग किसका था, यह भी पूछा जा सकता है। किसने हस्ताक्षर करे इस समझौते पर? तो भीमराव अंबेडकर ने करे और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किए। ठीक है, इस समझौते के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति समाप्त कर दी गई, यानी उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाए जाएंगे। हिंदुओं की जो सीटें हैं, नॉर्मल जो सीटें हैं, उन्हीं में से उनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था इसके माध्यम से हुई। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करी और इसी लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ किया गया था। ठीक है, दलितों के लिए सबसे पहले हरिजन शब्द भी महात्मा गांधी ने ही इस्तेमाल किया था। ये जो हरिजन सेवक संघ था 1932 में बना था और इसके पहले अध्यक्ष GD बिड़ला थे और सचिव इसके अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बापा कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा घटनाक्रम था सांप्रदायिक पंचाट से लेकर के हरिजन सेवक संघ तक। अगला, ह्वेनसांग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार तथा शाक्य मुनि उपनाम से जाना जाता है। पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस समय वह कश्मीर पहुंचा वहां पर कारकोट वंश का शासक दुर्लभवर्धन का शासन था। यह भी बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग के आने को लेकर के सवाल बनता है कि जब आया तो भारत में किसका शासन था, दक्षिण भारत में किसका शासन था, कश्मीर में कौन उस समय शासन कर रहा था। तो जब ये कश्मीर में गया वहां पर कारकोट वंश का शासन था और उस वंश का दुर्लभवर्धन शासन कर रहा था। इसके यात्रा विवरण सीयूकी में 138 देशों का वर्णन है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग का जो यात्रा वृतांत है सीयूकी के नाम से, इसमें 138 देशों का उल्लेख है। इसके विवरण के अनुसार भारत में विधवा विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्या यह सही है? ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि भारत में ऐसी प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। यहाँ पर आपके सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे। निम्न में से किस नृत्य शैली को मूल रूप से दाशिया अट्टम के नाम से भी जाना जाता है?
इनमें से किस नृत्य को दासिया अट्टम भी कहते हैं? ये कहते हैं भरतनाट्यम को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, भरतनाट्यम के बारे में माना जाता है कि तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति होती है। तमिलनाडु के मंदिरों में जो देवदासियां होती थी उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता था, उन्हीं के द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी गई, इसीलिए इसे दासिया अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, देवदासियों के द्वारा ये किया जाता था। इसी के कई सारे नाम हैं। इसे सादिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे चिन्ना मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इसे दासिया अट्टम भी कहते हैं। कई बार दक्षिण भारत के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं किस राज्य से संबंधित हैं पूछ लेता है। जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम केरल का है और कथक उत्तर भारत का है। कथक कली पूछा होता वो केरल का है। ठीक है, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखित प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबर के प्रशासन का बिल्कुल सही है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने करी है। अकबर के प्रशासन के बारे में जानकारी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, अकबरनामा आईने अकबरी का तीसरा खंड है और यहाँ अकबर के पूर्वजों से और अकबर के शासनकाल की घटनाओं से संबंधित है। दूसरा वाला गलत है। आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का तीसरा खंड है। बेसिकली जो मूल पुस्तक है उसका नाम है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल ने लिखी है। इस पुस्तक को 3 खंड में लिखा गया है। जो पहला खंड है वो अकबर के पूर्वजों की जानकारी देता है। दूसरा खंड अकबर के काल में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई उनकी जानकारी देता है और जो तीसरा खंड है वो अकबर के प्रशासन की जानकारी देता है, उसके साम्राज्य के बारे में बताता है। ठीक है, उसकी नीतियों के बारे में। अकबरनामा के तीसरे खंड को ही आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेकंड वाला गलत है, केवल पहला सही है। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तटीय तमिलनाडु का उपयुक्त वर्णन कौन सा है? देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से बहुत बार पेपर में सवाल आए हैं आपके पास। कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटा और उनको विशेष शब्दों से संदर्भित किया, जैसे CWG दिया, AS दिया, ET दिया, इस प्रकार से। उसने तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका, उसे AS शब्दों से संदर्भित किया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कोपेन के पूरे जलवायु वर्गीकरण को हमने डिटेल में मैप के माध्यम से समझा है हमारी ज्योग्राफी की सीरीज में। आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं या कोपेन और जीके ट्रैकर सर्च करेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। जैन धर्म से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला, दूसरी जैन संगति में जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजन हुआ। देखिए, जैन धर्म का विभाजन इन 2 संप्रदायों में हुआ, लेकिन ये दूसरी में नहीं, पहली जैन संगति में हुआ था। ठीक है, पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व में होती है। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, श्वेतांबर स्थूलभद्र के और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही है। 2 संप्रदायों में ये बटा। जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र पहनते थे और ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। जो दिगंबर संप्रदाय थे ये भद्रबाहु के शिष्य थे और ये नग्न रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपका सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? देखिए, पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य वंश को समाप्त कर मगध के ऊपर शुंग वंश की स्थापना करी। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ की हत्या करते हैं और मगध के ऊपर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसकी जानकारी हमें अयोध्या लेख से होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, जो अयोध्या लेख है ये राजा धनदेव का है। इसी से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। किसकी सहायता से करवाए? इनके जो पुरोहित थे उनका नाम था पतंजलि, उनकी मदद से। ठीक है, एक और चीज सवाल आपसे बनता है कि संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान किस शासक के काल में हुआ? शुंग काल में हुआ, खासकर पुष्यमित्र शुंग के काल में। ठीक है, मनुस्मृति की रचना भी किस काल में लिखी गई? शुंग काल में, विशेषकर पुष्यमित्र शुंग के काल में। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? देखिए, बेसनगर मध्य प्रदेश के विदिशा के नजदीक ये पड़ता है। यहाँ से हमें जो ये शिलालेख मिला है, एक गरुड़ स्तंभ मिला है, यह भागवत धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है कहां से मिला है? मध्य प्रदेश से। कब मिला है? इसकी खोज होती है 1874 में, 1874 में मिला था। ठीक है, किसका है? यूनानी एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का है। कब का है? 110 ईसा पूर्व का है, यानी बहुत ही ज्यादा पुराना है। इस स्तंभ लेख में यह बताया गया है हेलियोडोरस के द्वारा कि कैसे उसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। तो भागवत धर्म से जुड़ा हुआ सबसे प्राचीन अभिलेख इसे माना जाता है गरुड़ स्तंभ लेख है। और किसका है? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का है। मध्य प्रदेश में मिला है 1874 में। कब का है? 110 ईसा पूर्व का है। इसका निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था। ठीक है, चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय राणा रतन सिंह वहां पे शासन कर रहे थे। कहा जाता है, जैसे जो कहानी है पद्मावती, उसके माध्यम से जो जायसी ने बताया है कि यह युद्ध रानी पद्मावती को लेकर के हुआ था। पद्मावत की रचना किसने करी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा था। यह युद्ध 1303 में होता है। युद्ध अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। युद्ध को जीतने के बाद चित्तौड़ पर वो कब्जा करता है और चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद कर देता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है? तो किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहते हैं? पाशुपात संप्रदाय। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, भगवान शिव से जुड़े हुए 4 प्रमुख संप्रदाय बताए गए हैं वामन पुराण में। पाशुपत संप्रदाय, कापलिक संप्रदाय, कालमुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, इनमें से जो पाशुपत संप्रदाय हैं इनको शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। इस संप्रदाय के जो जनक हैं वो लकुलिश को माना जाता है और इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते को युग प्रवर्तक घटना कहा था? देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस घटना को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को एक युग प्रवर्तक घटना के.एम. मुंशी ने कहा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्या था गांधी इरविन समझौता? देखिए, क्यों हुआ वो भी। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, 5 मार्च 1931 को हुआ। कारण था पहला गोलमेज सम्मेलन का असफल होना। ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, पहला वाला। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बहिष्कार इसका किया। सविनय आंदोलन चल रहा था उस समय, तो ये सम्मेलन असफल रहा। अंग्रेजों के ऊपर दबाव था कि कांग्रेस अब गोलमेज सम्मेलन में भाग ले और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको स्थगित करे। इसीलिए ये समझौता यहाँ पर हुआ। तो 2 प्रमुख कारण थे। पहला, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले ये सुनिश्चित हो सके। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को टाला जा सके। ठीक है, ये समझौता तेज बहादुर सप्रू और M.R. जायकर के सहयोग से हुआ। पूछा जाता है, गांधी और इरविन को 2 महात्मा सरोजनी नायडू ने कहा। इस समझौते के बाद गांधी जी और जो उस समय वायसरॉय था इरविन, इनको 2 महात्मा की संज्ञा किसने दी? सरोजनी नायडू। और इस समझौते को एक संवैधानिक इतिहास में भारत के एक युग प्रवर्तक घटना किसने कहा? के.एम. मुंशी। यही तो सवाल था। इस समझौते के तहत बेसिकली कुछ बातें सरकार ने स्वीकार कर ली कि वो मानेंगे, कुछ बातें कांग्रेस ने यानी गांधी जी ने स्वीकार करी। यहाँ से भी सवाल बन जाता है। देखिए, सरकार ने क्या क्या माना। सरकार ने कहा कि नमक कानून जो हम लाए हैं उसके तहत आप अपने इस्तेमाल के लिए नमक बना सकते हो, बेचने के लिए नहीं बनाओगे। ठीक है। दूसरा, जो अहिंसक राजनीतिक बंदी हैं उनको छोड़ा जाएगा, हिंसा वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। कई बार कथन वाले सवाल में आ जाता है कि सभी कैदियों को छोड़ा जाएगा, नहीं, केवल अहिंसक जो कैदी हैं उनको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो संपत्तियां जब्त हुई उनको वापस दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी उनको वापस से नौकरी पर रखने पर विचार करेंगे, ये सरकार ने माना। कांग्रेस ने क्या माना? कांग्रेस ने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करेंगे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग भी नहीं करेंगे। ये कांग्रेस ने यहाँ पे स्वीकार किया। जैसे मैंने ऊपर भी आपको कहा कि पहले आपसे बेसिक सवाल बनते थे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, किसने किसके बारे में क्या कहा, क्यों हुआ, क्या इसका मुख्य कारण था, वो सारी चीज़ें। समझौते में क्या क्या बातें थी, कौन किन बातों को माना, किसने क्या स्वीकार किया क्या नहीं किया, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा।
इन सवालों को हमने पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास किया, जिससे आपके जो सभी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।